हेलो माय यूट्यूब ऑडियंस, बैक टू चैनल कृषि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, 4 या 5 जो भी है, वर्क एंड एनर्जी। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है ये एक्सप्लेन करने के लिए, और उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है जिसके आप इससे कंफ्यूज हो सको। आपको सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है और इसके बाद ये पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है वर्क के साथ कि वर्क होता क्या है और वर्क की डिफिनीशन क्या होती है साइंस के टर्म में। आपको लगता होगा कि आपने 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई कर ली तो आपने बहुत काम कर लिया, सबको लगता होगा कि आपने बहुत काम कर लिया, लेकिन साइंस को नहीं लगता। साइंस की भाषा में काम करने का मतलब वो नहीं है जो आप कर रहे हो। आप अगर एक जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो साइंस के मामले में वो आप कोई काम नहीं कर रहे हो, वर्क डन आपका ज़ीरो है। लेकिन आपके लिए तो वो वर्क बहुत सारा हो गया क्योंकि आपने पढ़ाई की और उसके आपको फ्यूचर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन साइंस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है साइंस के वर्क डन में और रियल वर्क डन में। साइंस के हिसाब से वर्क डन वो होता है जब हम लोग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा वर्क डन निकल करके आता है। वर्क डन 2 फैक्टर्स पे इफेक्ट होता है। पहला कि आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, और मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा रहे हो तो आपका वर्क डन हो रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो ऑब्जेक्ट अपनी डिस्प्लेसमेंट भी दिखा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फोर्स ही लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रही है। आप दीवार पे फोर्स लगाए जा रहे हो और दीवार खड़ी है तो आपका कोई वर्क डन नहीं हुआ। वहाँ पे आपको फोर्स लगाना है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी तभी आपका वर्क डन निकलेगा। वर्क डन का वैसे तो फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, लेकिन क्लास 9th में तुम लोग छोटे बच्चे हो इसलिए तुम लोगों को cos 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ाया जा रहा है तो वर्क एनर्जी में तुमको वर्क भी स्ट्रेट लाइन में दिया जाएगा, इसलिए cos 180 जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको Fs cos थीटा के फॉर्मूले में पुट करके आपको सिर्फ वर्क का फॉर्मूला Fs ही बताया गया है। लेकिन मैं आपको फ्यूचर के लिए बता दूँ, फिर जितने भी आप ओलंपियाड्स वगैरह की तैयारी करते हो उसमें पूछ सकता है कि व्हाट इज द रियल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। सो इट इज Fs cos थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। थीटा मतलब कौन सा एंगल बना रहा है वो ऑब्जेक्ट। अभी तो आप स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो 180 बना रहा है। मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस वर्टिकली है और आपका फोर्स इधर से लग रहा है तो 90 डिग्री बना रहा है, तो वो आगे मतलब डिस्कस करते हैं। फिर आता है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट को लिए, आपने उस पर फोर्स लगाया। आप जब उस पर फोर्स लगा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, अगर वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर रही है मतलब वो पॉजिटिव वर्क डन शो कर रही है। मतलब आपने फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट चली गई, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट आप ही की तरफ आ रही है। आपने किसी ब्लॉक को पुश किया और कुछ फोर्स की सामने की कुछ फोर्सेस की वजह से वो ब्लॉक आप ही की तरफ पीछे ढकेलता आ रहा है, तो ये होता है नेगेटिव वर्क डन। और जीरो वर्क डन मतलब आपने ब्लॉक को पुश किया लेकिन ब्लॉक हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो फिर वो हो जाता है जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल। बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन, बहुत ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपका मनचाहा काम हो रहा है तो पॉजिटिव, मनचाहा काम से उल्टा काम हो रहा है तो नेगेटिव, कोई काम ही नहीं हो रहा है तो जीरो वर्क डन। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी का। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इजी चीज़ है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। आपकी क्षमता किस क्षमता के साथ आप काम को कर सकते हो वो एनर्जी बताती है। मतलब वर्क डन की हाँ SI यूनिट होती है जूल, और एनर्जी भी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, मतलब कितनी कैपेसिटी से आप वर्क कर पा रहे हो। तो एनर्जी और वर्क डन दोनों की जो SI यूनिट है वो जूल ही होती है। और जूल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हीं की उसमें ऑनर में जूल को यहाँ पे SI यूनिट के रूप में लिया गया है। तो एनर्जी तो होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब आपके पास कितनी क्षमता है वर्क को करने की, वो एनर्जी बताती है। और एनर्जी के 3 टाइप्स, मतलब एनर्जी के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बेसिकली आपको 3 ही पढ़ने हैं, काइनेटिक, मैकेनिकल और पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे टाइप्स जैसे केमिकल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, मतलब बहुत ही सारे टाइप्स होते हैं एनर्जी के जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, उसमें से भी एक को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है। आपके पास जो एनर्जी होती है उसी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आपके हाथों में आप जो फूड लेते हो उससे जो आप एनर्जी जनरेट करते हो और जिससे आप अपना काम करते हो। जैसे आपने मान लीजिए मैंने ये कंपास उठाया तो मैंने इसमें अपनी एनर्जी लगाई, कौन सी एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है। और अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रही होती है, तब वो जो एनर्जी पोजेस करती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। मतलब अगर कोई कार चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रही है। ये सिंपल सा एग्जांपल है, कोई कार चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, उसको पोजेस कर रही है काइनेटिक एनर्जी को। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने इसको कंपास को लिया, आपने इसको मूविंग सिचुएशन पे डाल दिया, मतलब आपने अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में आपको पढ़ेंगे कि तो आपको ये जो कंपास है ये किस में आ गया, मूव हो गया। तो मूव हो गया मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई।
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसकी डेरिवेशन आपके बुक्स में लिखी होंगी। मेन फॉर्मूला बताता हूँ, हाफ mv², मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ये होता है काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। और काइनेटिक एनर्जी से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर के, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ रखी हुई है, ये कंपास रखा हुआ है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इसको उठाऊंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी स्थिर चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है, वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी जो होती है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं अदर लैंग्वेज में। मतलब कोई चीज़ अगर रखी हुई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है, और उसको जब आप मोशन में लाओगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, या फिर उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है mgh, मतलब E और नीचे लिख देते हैं P, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, जिस हाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इससे भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के बनते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट से। और इससे कोई बहुत ईजी चीज़ है, आप जब ऊपर ले जाते हो तो ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और उस ग्राउंड में रखते हो तो भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो मतलब दोनों चीज़ों को रिलेट करके जो ऊपर वाली एनर्जी है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है mgh, तो उसको लगा करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप फाइंड कर सकते हो बहुत ईजिली। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया होता है एनसीईआरटी में, तो मैंने इसको कवर कर लूँ। अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मेरे हिसाब से इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी सिंपल सी बात ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में है, नहीं भी पढ़ा तो आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की जितनी एनर्जी इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड की बनते समय थी, इसको ख़त्म होते समय भी उतनी ही एनर्जी बचेगी। ना कोई एनर्जी हमारे औकात है, ना हम कोई एनर्जी बना सकते हैं, ना हम कोई एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको लगेगा कि भाई हमने 1 घंटे फ़ोन चला लिया, हमने एनर्जी अपनी डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने उसको कन्वर्ट किया है। इन ह्यूमंस के पास या फिर किसी के पास भी सिर्फ कन्वर्ट करने का राइट होता है। वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय की एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकता है ना क्रिएट कर सकता है। आप किसी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं सनलाइट से मैंने सोलर एनर्जी बना के पंखा चला दिया, तो आपने सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। आपने हाथ से कंपास उठा के इसको काइनेटिक एनर्जी में ले आए, मतलब आपने अपने हाथ की मैकेनिकल एनर्जी को इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है। ह्यूमन सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, ना वो बना सकते हैं ना वो बर्बाद कर सकते हैं, सिर्फ वो एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और एनर्जी कन्वर्जन एक ऐसी चीज़ है जो अगर पृथ्वी में नहीं होती तो हमारी पृथ्वी में लाइफ होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन से ही हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है। अगर आप सोचिए कि आप इसको उठा ही नहीं पाते, आप मैकेनिकल एनर्जी को उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर ही नहीं पाते, तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। कैसे आप लाइफ को कैसे प्रोसेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फिजिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आगे चल के भी ये चैप्टर आपको आगे मिलने वाला है। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट है पावर का कॉन्सेप्ट। पावर बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है कि कितनी रेट होता है, मतलब रेट क्या है किसी काम को करने का, वो पावर बताता है। कि अगर मैं मान लीजिए मुझे 1 किलोमीटर चलना है, मैं चलता हूँ 2 घंटे में, कोई और चलता है 1 घंटे में, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों से इक्वली कवर की, लेकिन पावर किसके पास ज़्यादा है, उसके सामने वाले के पास ज़्यादा है। एनर्जी मतलब पावर वही चीज़ है। तो कैपेसिटी मतलब रेट कितना है काम करने का, वो पावर पे डिपेंड होता है कि पावर रेट कितना है। सिंपल सी बात है, पावर पे डिपेंड करता है कि किस रेट से इंसान काम कर रहा है। एनर्जी मतलब उसके पास क्षमता कितनी है काम करने की। एनर्जी के टाइप्स हो गए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारे टाइप्स है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये स्टेट करती है कि ना हम एनर्जी को बना सकते हैं ना हम एनर्जी को बर्बाद कर सकते हैं। और स्टार्टिंग होती है वर्क से। वर्क मतलब वर्क डन मतलब एफ कॉस थीटा, या फिर एफ मान लीजिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए। कॉस थीटा भी कहीं क्वेश्चन है, 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं फाउंडेशन किताबों में, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। कॉस टेबल जो होती है वो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपका मन हो, या फिर नेट पर सर्च कर लीजिएगा। कॉस जितने की आपको वैल्यू चाहिए वो आपको नेट में मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है मैंने क्लियर कर दिया। अभी साउंड वगैरह बचा है तो उसको भी आगे चल के क्लियर कर दूंगा। और थोड़े बहुत वीडियोज़ में ओलंपियाड और NTSC वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय द लाइफ ब्रो, बिकॉज यू ओनली गेट इट वंस।